नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश 22 जिले 22 खबर। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के नए निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना। डिप्टी सीएम ने नियमानुसार उनका समाधान करने की बात कही। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कई सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है और सही ढंग से लागू करें इसे, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक अवसर मिल सके। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, हमने पूरे प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही है जो इंडस्ट्री को लेकर आता है। आज 4 सड़कों का शिलान्यास यहाँ हुआ, उसके साथ साथ रिव्यू के अंदर भी लगभग 38 सड़कों को 22 सितंबर 2022 इस साल के सितंबर तक कंप्लीट कराने के आदेश दिए गए कि मानसून से पहले उनको टेकअप कर लिया जाए कि मानसून में उनको और दुरुस्त हालत में ला दें। 4 सड़कें मेरे सामने नहीं आई हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में उनको भी हम। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता ने कहा कि सरकार यूक्रेन से छात्रों को लाने की निरंतर कोशिश कर रही है ताकि उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। वहीं सुनीता दुग्गल से कई और मुद्दों पर बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। आइए उनसे एक बात करते हैं कुछ विषयों को लेकर। जी बताइए, यूक्रेन में जो है कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, उसके लिए सरकार की क्या योजना है? देखिए, हमने जो है एक सांसद के तौर पर भी बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो डिस्प्ले किए हैं अपने सोशल मीडिया पे। इसके साथ साथ सरकार भी समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रही है और बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। चाहे बच्चे, चाहे उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स जो भी उन नंबर्स पे कांटेक्ट करते हैं तो पूरा उनका डिटेल लेकर एम्बेसी के अंदर मैसेज किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो भी इसकी तरफ बारीकी के साथ जो नज़र रखे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आ रहे हैं और आगे भी जो बच्चे हैं वहाँ पर वो भी बच्चे सुरक्षित आएंगे। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बहुत से बच्चे, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पर भी जाकर देखें तो उन्होंने खुद अपने उद्गार जो है वो प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी कल ही हमारी 2-3 बच्चियाँ जो हैं वो रतिया की जो थी वो पहुँची हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे सुरक्षित भारत वापस आए। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी आने वाले हैं, तो क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की और क्या नीति रहेगी? देखिए, जैसा कि वैसे देखिए सभी जो हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने इस बात का निर्णय लेना है कि किस तरह से चुनाव जिनके ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा और कैसे लड़ा जाएगा। तो जैसा अभी तक सुनने में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद जो चेयरमैन का चुनाव है वो जो है वो चिन्ह पर लड़ा जाएगा और बाकी जो है चिन्ह के बिना लड़े जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा और सारी जितनी भी निकाय के चुनाव हैं वहाँ पर हमारे चेयरमैन बनेंगे। आने वाला बजट है विधानसभा का हरियाणा का, तो क्या स्थिति रहेगी और किस तरह की योजनाएं जो हैं लोगों के लिए लेके आएगी? क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं से लेकर और सभी भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन सब से बातचीत करके और जो है जो भी अपेक्षाएं जनता की हैं और उन सब के बारे में उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसके बाद जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट के अंदर उन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश आप महिलाओं के, खासकर महिलाओं को और लोगों को क्या देना चाहिए? महिला दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं और हमें कोई होड़ नहीं है आगे बढ़ने की और ना पीछे रहने की। हम चाहते हैं कि एक जेंडर इक्वेलिटी हो, कि हम कंधे से कंधा मिलाकर जो है हमारे पुरुष भाइयों के साथ और हमारे बच्चों के साथ हमारे बेटे और बेटियां दोनों बराबर का जो है उनको हर चीज़ का अधिकार और हक मिलना चाहिए। इसी मानसिकता को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी या किसी तरह की जो क्राइम जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद थे, सांसद सिरसा से। इन्होंने बताया कि अगर समानता रखी जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उनमें समानता रखी जाए तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ पाएगा। करनाल में गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। सोनीपत के फिरोजपुर बांगर खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की, जहां मौके पर टीम ने डीजल के भरे भंडार का खुलासा किया। खरखोदा के फिरोजपुर की ये फैक्ट्री
पिछले 3 सालों से अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कंपनी के पास लाइसेंस भी नहीं मिला। फैक्ट्री के अंदर 12 टैंकों में ज्वलनशील तेल मिला। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो फैक्ट्री ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी भारी जान माल का नुकसान होता। अब अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में उनकी खास कार्रवाई नहीं बनती, जबकि वहां पर ग्रामीण कह रहे थे कि यहां इस तरह से दर्जनों अवैध फैक्ट्रियां चली हुई है। अधिकारी यहां जानबूझकर ध्यान नहीं देते। सीएम फ्लैंग ने बीती रात खरखोदा क्षेत्र में फिरोजपुर बांगर में एक डीजल का भंडार पकड़ा, जो कि अपने आप को डीजल प्रोडक्ट कहा जा रहा था, पर वो डीजल प्रोडक्ट नहीं था। एक मिलावटी सब स्टैंडर्ड डीजल बनाया जा रहा था और उसका स्टोरेज तकरीबन 1.25 लाख लीटर के आसपास वहाँ पर था। इसका फ़ायदा आसपास के डीलर्स को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कंजम्पशन 1.25 लाख की इलीगल तरीके से होनी थी, वो अब सेल ऑफिशियली अच्छे डीजल की लोगों को होगी। चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों को रुकवाकर कागजात की जांच के दौरान टीम ने एक कंटेनर को रुकवाया तो उसमें सवार लोग उतरकर भाग गए। कंटेनर की जांच के दौरान उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिली। टीम ने कंटेनर को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लाखों रुपए की अवैध शराब मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सिटी पुलिस थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि अवैध शराब को लेकर जिला पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। जीएसटी टीम द्वारा जांच के दौरान कंटेनर को काबू करते हुए सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जीएसटी की टीम, जिसमें पवन कुमार ATO थे, वो चेकिंग में थे, तो उन्होंने गाड़ी नंबर MH 15GB 2591 को चेकिंग के लिए रोका था। जब उन्होंने गाड़ी ड्राइवर को भाई गाड़ी में जो सामान है उसको चेक कराने के लिए कहा, तो उसने कहा कि भाई मैं गाड़ी जो ना चेक नहीं कराऊंगा मालिक के आने के बिना। तो चेकिंग पार्टी ने उसको कहा कि ठीक है, आप इसको थाने में लेके चलिए। जब वो फ्लाईओवर पर पहुंचे तो वो गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया था। तो पवन ATO ने गाड़ी को थाना में लाके और इसकी हमारे यहाँ DD एंट्री कराई थी और उसमें शंका थी कि बीच में शराब हो सकती है, जिसके आधार पर मैंने उनको अपना लेटर लिखा था, जिस पर आबकारी निरीक्षक सोमदत्त पवन ATO और मैंने उस गाड़ी को जो ना पब्लिक विटनेसेस के सामने खोलकर चेक करवाया, तो इसमें मैकडोनाल्ड और ऑल सीजन की शराब की पेटियां भरी हुई थी। फरीदाबाद के एक और छात्र की वतन वापसी हुई है। बल्लभगढ़ के रहने वाले आदित्य गौड़ अपने घर वापस पहुंच गए। अपने बेटे को घर वापसी देख परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं वतन वापसी कर लौटे छात्री ने बताया कि कितने कड़े प्रयास करके भारतीय छात्र यूक्रेन से 4-4 दिन का सफर कर भारत आ रहे हैं। छात्री ने बताया कि भारत के तिरंगे के आगे AK-47 भी बेकार हो जाती है। उसी के सहारे छात्री की भी वतन वापसी हुई। छात्री ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते ही आज हमारी वतन वापसी हो पाई। मेरा नाम आदित्य गौर है सर। मैं बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ सर। मैं यूक्रेन के दिनिप्रो सिटी में रहता था सर। वहाँ से सर हंगरी बॉर्डर तक मेरा सफ़र हुआ है सर। वहाँ से हंगरी बॉर्डर 1500 किलोमीटर है सर। 1500 किलोमीटर सर। सबसे पहले मैं 8 बजे सुबह रेलवे स्टेशन से बैठा। वहाँ पर सर रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी है 20 घंटे की सर। सुबह से लेकर रात तक मैं बैठा हूँ। तो सर रात 3-4 घंटे सुबह से लेकर रात तक मैं बैठा हूँ सर। उधर फिर मैंने ट्रेन पकड़ी है 20 घंटे के लिविव तक के लिए सर। हम सारे बच्चे नीचे बैठ के आए। हमसे ज़्यादा जो भी था हमारा 1-2 दिन का खाना वो हमने लिया है। 27 फरवरी को सर मैं बैठा सर। वहाँ ट्रेन से फिर हमने बस करी है सर आगे लिविव से हंगरी बॉर्डर के लिए सर। हंगरी बॉर्डर वहाँ पहुँचकर सर वहाँ हमें 25 से 30 बार आर्मी ने रोका गया सर। उधर 200-300 लोग हमें रोक कर खड़े हो जाते थे, बट हमें फ्लैग और अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाने से और डॉक्यूमेंटेशन देखने से सर हमें आगे भेज दिया जाता था। रोड में आए होते रोड पे हमारे
बेटा आदित्य गौड़, 21 बच्चे और भी हमारे बल्लौर के पहुंचे हैं। आदित्य गौड़ के घर पे हूँ मैं, कुशल सेन भी पूछने आया हूँ। हमारे साथ बीजेपी के मूलचंद मित्तल जी, संदीप शर्मा जी और काफ़ी आए हुए हैं। तो ये पूछना था कि भी क्या क्या परेशानी हुई बच्चे को, क्योंकि शहर में रहते हैं, शहर के एक विधानसभा के मंत्री होने के नाते भी हमारा फर्ज बन जाता है हर घर को, हर परिवार को दुख सुख को पूछना। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 12 बच्चे मेवात लौटे हैं। घर पहुंचने के बाद छात्रों ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी पूरी मदद की। भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में मुख्य समस्या सीमा पार करना है, जहां उन्हें करीब 18 घंटे सफर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभी मेवात छात्रों ने बताया कि जहां वो थे वहां युद्ध के हालात नहीं थे। भारतीय दूतावास ने वहां यूनिवर्सिटी की सहायता से उनके लिए होटल बुक करा दिए थे। पानीपत की औद्योगिक नगरी से हर दिन हजारों की संख्या में ट्रक माल लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। अब रेलवे विभाग ने पानीपत के व्यापारियों को निमंत्रण देकर कहा है कि एक्सप्रेस गति सर्विस का इस्तेमाल करने से बचेगा। इससे समय लगेगा और लागत भी कम होगी। सुरक्षित सामान पहुंचाएगी भारतीय रेल और पानीपत से सिलवासा तक ये सर्विस शुरू होगी। इससे व्यापारियों का समय भी बचेगा और साथ ही लागत भी कम लगेगी। फतेहाबाद के गांव हमजापुर के पास पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल रेहड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके से घायलों को छोड़कर पुलिस कर्मचारी भाग गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि गाड़ी में 2 पुलिस कर्मचारी सवार थे। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है और लापरवाही का केस दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुटी है। पंचकुला के मोरनी में स्थित जोली गांव में एक दुकान में अचानक आग लग गई। पंचकुला उपायुक्त कार्यालय में मौजूद तैनात होमगार्ड ने दुकान में आग को देखा और तुरंत ही जलती दुकान में घुसकर दुकान के अंदर फंसे 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। अपनी जान पर खेलकर 2 बच्चों को आग से झुलसने से बचाने का एक मामला मोरनी के जोली गांव में सामने आया, जहां होमगार्ड के एक जवान रवि दत्त ने अपनी जान पर खेलकर 2 बच्चों को आग के अंदर से निकाला है। जिसके बाद रवि दत्त बुरी तरह से झुलस गया। उसे पंचकुला सेक्टर 6 जनरल अस्पताल में लाया गया है। रवि दत्त पंचकुला सेक्टर 1 डीसी ऑफिस के पास लगते होमगार्ड कार्यालय के अंदर ड्यूटी देता है। रवि दत्त का गांव मोरनी का जोली गांव है। वो अपने गांव के अंदर पहुंचा था तो उसे पता चला कि यहां एक छोटी सी दुकान के पास दुकान के अंदर आग लग चुकी है। जो दुकानदार है उसके 2 बच्चे हैं, वो अंदर हैं। सिलेंडर फटने वाला है। आग पूरी तरह से फैल गई है, जिसके बाद रवि दत्त अंदर घुसता है और उसके बाद दोनों बच्चों को बचा लेता है, बाहर गिरा देता है। लेकिन इस पूरे हादसे के अंदर रवि दत्त पूरी तरह से झुलस जाता है। रवि दत्त को अब सेक्टर 6 जनरल अस्पताल में लाया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जाएगा। फिलहाल इस बारे में पंचकुला पुलिस के डीसीपी को पता चला, वहीं होमगार्ड के आलाधिकारी को पता चला है, जिसके बाद उन्होंने रवि दत्त का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में अपनी टीम को भेजा है। फिलहाल डॉक्टर रवि दत्त का इलाज करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ था। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं गुरुग्राम में पत्नी ने अपने पहले पति की गला दबाकर हत्या की और दूसरे पति के साथ भाग गई। दूसरे प्रेमी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। गुरुग्राम पुलिस ने फरार आरोपी को वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा कर दिया। एसपी क्राइम की माने तो मृतका कमला पर साल 2018 में अपने ही पति की नहर किनारे हत्या किए जाने का मामला दिल्ली के थाने में दर्ज है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी गई है।
दिनांक 2/3/2022 को सुशांत लोक पुलिस को सूचना मिली थी कि कन्हई कॉलोनी में एक महिला की गला दबा के हत्या की गई है, जिसके संबंध में पुलिस ने वहां पे जाके उसके परिजनों से स्टेटमेंट लेके FIR दर्ज की, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतक कमला व एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति पति पत्नी के रूप में रहते थे और ये यहाँ पे किराए पे कन्हई कॉलोनी में रह रहे थे और इनका आपस में, क्योंकि सुरेंद्र कोई काम नहीं करता था, इस बात को लेके आपस में झगड़ा होता था और इसकी जब डेड बॉडी मिली तो सुरेंद्र वहाँ से गायब था। तो ये आशंका जताई गई थी कि सुरेंद्र ने ही इसकी हत्या की है और वो वहाँ से फरार हो गया। जो आरोपी फरार हुआ था उसको गोल्ड सुख के पास से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि मैंने ही गला दबा के इसकी हत्या की है और मैं पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग गया था। उसने पूछताछ में ये भी बतलाया कि ये जो मृतक महिला है इसके पति की भी उसने कुछ साल पहले दिल्ली में हत्या की थी, क्योंकि ये पति पत्नी इस सुरेंद्र के नज़दीक ही रहते थे। वहाँ पे इसकी परचून की दुकान थी और इन दोनों के अवैध संबंध वहाँ पे बन गए। तो उसके पति महेश को इसके बारे में जानकारी मिली तो उसने विरोध किया। तो इस रंजिश को ध्यान में रखते हुए उसने नहर के किनारे ले जाके सिर में चोट मार के उसकी हत्या कर दी और नहर में फेंक दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।